जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है जिसका लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद ग्रुपाइड, उसके बाद सेमी ग्रुप, फिर मोनाइड और एट द एंड हम ग्रुप को डिफ़ाइन करेंगे। इनको डिफ़ाइन करने के साथ साथ विद एग्जाम्पल इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? देखें, जितने भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं लाइक वेक्टर स्पेस, रिंग, ग्रुप, तो इन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में बाइनरी ऑपरेशन को एक बुनियादी अहमियत हासिल है। एक बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर ही हम इन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। डेफिनेशन है, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज़ ए फंक्शन स्टैटिक फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। इट इज़ डिनोटेड बाई ए स्टैटिक बी फॉर ए बी बिलोंगिंग टू जी। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, हमने एक फंक्शन ले लिया स्टैटिक जिसको हमने डिफाइन कर दिया जी क्रॉस जी टू जी। इस फंक्शन स्टैटिक को हम कहते हैं कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है उस जी के ऊपर। अगर आप उसमें जी के अंदर से कोई से भी दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, उनको इसी फंक्शन स्टैटिक के लिहाज से ऑपरेट करते हैं, जो भी रिज़ल्ट आए वो भी इसी जी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बाइनरी ऑपरेशन की ये जो प्रॉपर्टी है इसकी बेस पे हम इसको कुलैयर प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज़ ए फंक्शन दैट असाइन ईच ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी एंड एलिमेंट ऑफ जी। मतलब जो ऊपर हमने डेफिनेशन की है कि फंक्शन स्टैटिक जो है वो जी क्रॉस जी टू जी के ऊपर है। अब जी क्रॉस जी जो है आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर आर्डर पेयर होते हैं। तो वही हमने बात की कि हर आर्डर पेयर के लिए आप जो है जी के किसी एलिमेंट के ऊपर अगर उस आर्डर पेयर को मैप करवा देते हैं तो उस फंक्शन स्टैटिक को आप बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। हम इसके एग्जांपल करते हैं, आपको मज़ीद क्लियर होगा। पहली एग्जांपल ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। मतलब आम जो हम नंबर को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उन्हीं की बात कर रहा है कि ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर कोई से भी दो एलिमेंट लेते हैं, उनको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर होगा वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर ही बिलोंग करेगा। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर के अंदर ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जो हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब आप सेट ऑफ होल नंबर के अंदर कोई से भी दो एलिमेंट लेते हैं, उनको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट होगा वो भी सेट ऑफ होल नंबर के अंदर ही बिलोंग करेगा। इसी तरह सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे जो हैं ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। मतलब ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जो है इन तमाम सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर के अंदर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। उसकी काउंटर एग्जांपल के फॉर एग्जांपल मैं √2 और -√2 ये दो इर्रेशनल नंबर ले लेता हूँ, मैं इनको ऐड करता हूँ तो जो आंसर आया वो ज़ीरो आया। अब ज़ीरो जो है वो इर्रेशनल नंबर नहीं है। मतलब मैंने दो इर्रेशनल नंबर पिक किए, उनको ऐड किया तो जो आंसर आया वो इर्रेशनल नंबर नहीं था। तो इसका मतलब है कि जो एडिशन है, हमने ऐड किया ना उन दो नंबर्स को, तो इसका मतलब है कि एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर के अंदर। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर के अंदर, क्योंकि आप दो ऐसे इर्रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो इर्रेशनल नंबर ना हो। इसकी काउंटर एग्जांपल के √2 और 8 ये दोनों ही आपके पास इर्रेशनल नंबर हैं। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद 16 बनता है जो कि 4 के इक्वल है। अब 4 जो है वो इर्रेशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर के अंदर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इस तरह हम बाइनरी ऑपरेशन को चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इन सेट ऑफ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि आप 5 और 7 दो प्राइम नंबर ले लेते हैं, इनको हम ऐड करते हैं तो 12 आता है। अब 12 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि एडिशन जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर के अंदर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मज़ीद एग्जांपल करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इन सेट ऑफ प्राइम नंबर। क्योंकि आप दो प्राइम नंबर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 और 7 मैं दो प्राइम नंबर लेता हूं, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 35 बनता है। अब 35 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर के अंदर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मतलब आपने दो एलिमेंट उठाने हैं, उसी सेट में से उनको ऑपरेट करना है, ठीक है। ऑपरेट करने के बाद अगर वो रिजल्ट उसी सेट के अंदर बिलोंग कर जाए तो हम कहते हैं कि वो जिस ऑपरेशन के लिहाज से हमने उनको ऑपरेट किया था वो उस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। अगर वो रिजल्ट उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता तो हम कहते हैं कि वो सेट जो है उस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता या उस सेट के ऊपर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जी। एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इन सेट ऑफ आड नंबर, क्योंकि आप 1 और 3 अगर दो आड नंबर लेते हैं, इनको ऐड करते हैं तो 4 आता है। अब 4 तो आड नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेट ऑफ आड नंबर के अंदर वो बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि आप कोई से भी दो आड नंबर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको आड नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं 3 और 5 रैंडमली ले लेता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर बनता है 15। अब 15 भी तो आड नंबर है, ठीक है। तो आप दुनिया जहाँ का कोई मर्जी दो आड नंबर ले लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आएगा वो भी आड नंबर ही होगा। तो इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास सेट ऑफ आड नंबर के अंदर बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है ये भी बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर के अंदर, सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। मींस टू से कि आप सेट ऑफ इंटीजर के अंदर कोई से भी दो एलिमेंट लेते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो भी उसी सेट ऑफ इंटीजर के अंदर ही बिलोंग करेगा। इसी तरह आप सेट ऑफ रैशनल नंबर लेकर चेक कर सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप कोई से भी दो एलिमेंट लेंगे, जिस सेट में से लेंगे आप उनको सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर होगा वो भी उसी सेट के अंदर ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया एस, नॉन एम्प्टी सेट है एस, और जी मैंने एक ऐसा सेट लिया है कि उस एस का पावर सेट हमने ले लिया। पावर सेट क्या होता है कि उस एस के तमाम सबसेट उस सेट के अंदर पड़े होते हैं। तो मैंने जी जो है वो उस एस के तमाम सबसेट्स को जी का नाम दे दिया है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन जो है ये भी बाइनरी ऑपरेशन है उस जी के ऊपर। मतलब ये है कि हमने जी चूँकि एस के तमाम सबसेट्स को रिप्रेजेंट करवाया है, तो उस जी के अंदर आप कोई से भी दो सेट लेते हैं सबसेट, उनकी इंटरसेक्शन लें या यूनियन लें, जो भी आंसर होगा वो भी उसी जी के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन और यूनियन जो है ये उस जी के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि हमने एक सेट ले लिया तमाम सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस का जिनका ऑर्डर n क्रॉस n है। तो मैट्रिक्स एडिशन जो है ये भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है कि आप उस सेट में से जिसके अंदर तमाम सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस पड़ी हैं n क्रॉस n ऑर्डर की, तो आप कोई सी भी दो मैट्रिक्सेस ले लें, उनको ऐड करें तो आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट के अंदर ही बिलोंग करेगा। इसी तरह जो आपके पास एक सेट है जिसके अंदर तमाम सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस पड़ी हैं n क्रॉस n ऑर्डर की, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होती उनके अंदर, क्योंकि आपके पास दो ऐसी मैट्रिक्सेस मिल जाती हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो उसी सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं ए मैट्रिक्स लेता हूँ 1 -1 -1 और 0, ठीक है। और इसी तरह मैं बी मैट्रिक्स लेता हूँ 1 1 1 1। अब ये दोनों ए और बी जो हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस क्या होती हैं कि उनका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो इटसेल्फ आ जाता है। तो ये दोनों ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं, लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आम बच्चों वाला काम है ना, तो हम इनको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये मैट्रिक्स आती है। अब ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैंने दो ऐसी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ली जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसी मैट्रिक्स बनी जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस के अंदर जिनका ऑर्डर n क्रॉस n है, वो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।
ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि इसी तरह अगर हम एक सेट लेते हैं जिसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस पड़ी हैं, तो मैट्रिक्स एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट के अंदर कि आप दो कोई से भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस लेते हैं n क्रॉस n ऑर्डर के, तो उनको आप ऐड करते हैं तो जो भी आंसर होगा वो भी आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। इसी तरह आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस का अगर एक सेट है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है उस सेट के अंदर, क्योंकि आपके पास ए मैट्रिक्स मैंने ले ली, ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी भी मैंने ले ली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इनको मल्टीप्लाई जब करता हूँ तो यहाँ पे बाई मिस्टेकनली ये कॉमा बी और ये इक्वल साइन है, तो इसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो मतलब ए और बी ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे कॉमा बी और इक्वल टू साइन नहीं आता। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद -1 1 0 0 ये मैट्रिक्स बनती है। अब ये मैट्रिक्स जो है ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो मैंने दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ली, उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास जो मैट्रिक्स बना वो ऐसी मैट्रिक्स बनी कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं थी। तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो उस सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह जो आपके पास एक सेट है जिसके अंदर तमाम स्केलर मैट्रिक्सेस पड़ी हैं n क्रॉस n ऑर्डर की, तो वो मैट्रिक्स एडिशन जो है उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये चंद एक मैंने आपको एग्जांपल दी बाइनरी ऑपरेशन की, तो इनके अलावा और भी आपके पास एग्जांपल जो हैं वो हो सकती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो एग्जांपल हैं आपके सामने जो है वो शो करवाई जाए, ताकि कोई भी टॉपिक है उसको समझने के लिए जितनी ज़्यादा हम एग्जांपल करेंगे उसको हम उतना ही ज़्यादा जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब हम कुछ रिमार्क स्टडी करते हैं। पहला रिमार्क है कि अगर स्टेरिक जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट ए के ऊपर, यहाँ मैंने ये वर्ड नहीं बोला कि वो सेट ए नॉन एम्प्टी है या नहीं है, क्योंकि हमें डेफिनेशन के अंदर पहले ही पता चल चुका है कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो बेसिकली हमेशा किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइन किया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये सेट ए है, इसके ऊपर अगर हम स्टेरिक एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सेट ए बजाते खुद एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है, एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइन नहीं किया जाता। अच्छा, अगर स्टेरिक जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट ए के ऊपर, तो फिर हम कहते हैं कि ए जो है वो क्लोज्ड है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक। तो हम ये कहते हैं कि वो सेट ए जो है उसी बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसी की बेस पे हम नेक्स्ट एक डेफिनेशन करने जा रहे हैं ग्रुपाइड की। ठीक है, तो एक सेकंड रिमार्क है कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। मतलब अगर जिस तरह मैंने बाइनरी ऑपरेशन के लिए डेफिनेशन की कि आपने उसी नॉन एम्प्टी सेट में से दो एलिमेंट लेने हैं, उनको उसी बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन के लिहाज से ऑपरेट करना है, जो भी आंसर आए वो भी उसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मतलब मैंने दो एलिमेंट की बात की कि आपने दो एलिमेंट कंसीडर करने हैं, तो यहाँ पे मैंने ये वर्ड बोल दिया है कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने दो एलिमेंट जो लेने हैं वो डिस्टिंक्ट लेने हैं या सेम लेने हैं। मतलब एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ही सिर्फ एक है, तो उसके अंदर हम दो एलिमेंट किस तरह से ले सकते हैं? अगर डिस्टिंक्ट लें तो ऑब्वियसली हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि उसके अंदर जब एलिमेंट ही एक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कह दिया कि हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने वो एलिमेंट जो दो चूज़ करने हैं वो डिस्टिंक्ट हों या सेम हो, आप उसी एक एलिमेंट को दो बार ले सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी ग्रुपाइड। ग्रुपाइड क्या होता है कि ए नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक इज कॉल्ड ए ग्रुपाइड विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट जी है, उसके ऊपर अगर बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक डिफाइन है तो हम कहते हैं कि वो जी जो है वो ग्रुपाइड है उस बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के रिस्पेक्ट से। या इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट जी है जिसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक डिफाइन किया गया है, तो हम कहते हैं कि इस स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से जी जो है वो आपके पास ग्रुपाइड होगा अगर ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि आप दो एलिमेंट उसी जी में से लेंगे, उनको उसी स्टेरिक के लिहाज से ऑपरेट करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा वो भी उसी जी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, कि आपने उस जी के तमाम एलिमेंट के लिए ये कंडीशन लगाई है। ठीक है, कि आप कोई से भी दो एलिमेंट लेते हैं, उनको स्टेरिक के लिहाज से ऑपरेट करते हैं, जो भी आंसर होगा वो भी उसी जी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। बेसिकली जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन था वो भी उसकी डेफिनेशन भी यही थी कि आप दो एलिमेंट लेते थे
और जी के अंदर वो बिलोंग करने चाहिए। उसके अंदर ये था कि आपने जो 2 एलिमेंट लेकर ऑपरेट करवा के जी के अंदर बिलोंग करने हैं, इस स्टेरिक को हम कहते थे कि वो उस जी के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम इस जी को कह रहे हैं कि वो इस स्टेरिक के लिहाज से ग्रुपाइड कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पीछे हमने एग्जांपल किए बाइनरी ऑपरेशन की, उनको हम यूं कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने देखा कि वो उसके ऊपर आर्डिनरी एडिशन और आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे आर्डिनरी एडिशन और आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुपाइड कहलाएंगे। ठीक है, मतलब इनके ऊपर चूंकि हमने कहा कि आर्डिनरी एडिशन और आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इन सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सेट जो है उन आर्डिनरी एडिशन और आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुपाइड कहलाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल के सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी ग्रुपाइड हैं। कि आप कोई से भी 2 एलिमेंट लेते हैं इन सेट में से, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी आंसर होगा वो भी इसी सेट के अंदर ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है वो ग्रुपाइड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू आर्डिनरी एडिशन, क्योंकि हमने कहा ना कि आर्डिनरी एडिशन जो है वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है उसके अंदर जो आपके पास आर्डिनरी एडिशन है उसके रिस्पेक्ट से सेट ऑफ इरेशनल नंबर ग्रुपाइड नहीं है। इसी तरह आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से भी सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है वो ग्रुपाइड नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर पी जो है वो भी ग्रुपाइड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली मैंने वही एग्जांपल उठाई हैं जो बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैंने डिफाइन किए हैं। जस्ट मैं ये यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि वो सेट जो है वो बाइनरी ऑपरेशन उस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से ग्रुपाइड है या नहीं है। अगर उस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है तो उसके लिहाज से वो ग्रुपाइड है, अगर वो बाइनरी ऑपरेशन उसके ऊपर डिफाइन नहीं है तो वो ग्रुपाइड नहीं है। तो इसी तरह सेट ऑफ आर नंबर जो है वो भी ग्रुपाइड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू आर्डिनरी एडिशन। इसी तरह सेट ऑफ आर नंबर जो है वो आपके पास आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुपाइड है। इसी तरह जो आपके पास पावर सेट होता है किसी नॉन एम्प्टी सेट एस का, वो भी ग्रुपाइड होता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और यूनियन। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपके पास एक सेट है जिसके अंदर तमाम सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस पड़ी हैं, तो ये सेट भी ग्रुपाइड होता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। इसी तरह सेट ऑफ जो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है एन क्रॉस एन आर्डर का, वो ग्रुपाइड नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उसकी काउंटर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दिया कि 2 मैट्रिक्सेस मैंने ली जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस थी, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं था। इसी तरह आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस का सेट है वो ग्रुपाइड होता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, लेकिन वो ग्रुपाइड नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उसकी काउंटर एग्जांपल भी मैंने पीछे दे दिया है। नेक्स्ट आपके पास है कि सेट ऑफ स्केलर मैट्रिक्सेस आप लेते हैं तो वो भी ग्रुपाइड होता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, और इसी तरह वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से भी ग्रुपाइड होता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं सेमी ग्रुप की। देखें, जब हमने ग्रुपाइड को डिफाइन किया तो उसके अंदर हमने जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ी कुलैयर प्रॉपर्टी, कि वो नॉन एम्प्टी सेट जी जो है वो कुलैयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब इसी तरह हम यहाँ पे कुलैयर प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लगा रहे हैं कि वो नॉन एम्प्टी सेट जी जो है अगर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है उस बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के लिहाज से, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो सेमी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको हम यूं डिफाइन करते हैं। इसके हम एग्जांपल कर लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे आपके पास सेमी ग्रुप हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्डिनरी एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। कि आप चूंकि पहले हम देख चुके हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो ग्रुपाइड है, उनके अंदर कुलैयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू आर्डिनरी एडिशन और आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करवा सकते हैं। कोई से भी 3 एलिमेंट लेकर आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर के लिए, सेट ऑफ इवन नंबर के लिए भी। तो बाकी ये तमाम सेट जो हैं ये आपके पास आर्डिनरी एडिशन और आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेमी ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है, चूंकि हमने पहले देखा कि वो आपके पास ग्रुपाइड है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन।
ठीक है, आप दो कोई सा भी इंटीजर लेते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर जो है वो सेमी ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। इसकी काउंटर एग्जांपल के मैंने 3 इंटीजर ले लिए 1 2 3। मैं जब इनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना चाहता हूँ तो मैंने इसकी पहले ये किया कि 2 और 3 इनके अराउंड मैंने ब्रैकेट लगा के इसको सॉल्व किया तो आंसर बना 2। अगर मैं ब्रैकेट जो है वो 1 और 2 के अराउंड लगा के इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आपके पास आंसर बनता है -4। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 2 है, राइट हैंड साइड का आंसर -4 है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपके पास इक्वल नहीं है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो आपके पास सेमी ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ये तो मैंने सेट ऑफ इंटीजर के लिए कहा। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर जो है, चूँकि ये तीनों 1 2 3 तीनों ही आपके पास होल नंबर भी हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर में भी बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में भी बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में भी बिलोंग करते हैं। तो इसलिए सेट ऑफ होल नंबर, रैशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, ये सारे ही आपके पास सेमी ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। उसकी काउंटर एग्जांपल आप यही 3 नंबर्स लेकर वेरीफाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं कि सेट ऑफ ऑड नंबर जो है ये आपके पास सेमी ग्रुप नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन। चूँकि हम पहले ही इसको डिफाइन कर चुके हैं ग्रुपाइड के लिए कि सेट ऑफ ऑड नंबर जो है वो आपके पास ग्रुपाइड नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन। तो जो सेट आपके पास किसी ऑपरेशन के अंडर जो है वो ग्रुपाइड नहीं होता तो वो सेमी ग्रुप भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेमी ग्रुप के लिए तो 2 प्रॉपर्टी चाहिए ना, क्लोजर भी और एसोसिएटिव भी। जब वो सेट जो है ऑर्डिनरी एडिशन किसी मतलब बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे या ना करे वो सेमी ग्रुप नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑड नंबर जो है वो आपके पास सेमी ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन, लेकिन ये आपके पास सेमी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह जो सेट आप मतलब एक पावर सेट लेते हैं किसी नॉन एम्प्टी सेट एस का, तो वो भी एक सेमी ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और यूनियन, कि उसके अंदर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करवा सकते हैं। इसी तरह तमाम सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस का जो सेट होता है वो भी सेमी ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, लेकिन वो तमाम सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस का जो सेट है वो सेमी ग्रुप नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस का जो सेट है वो सेमी ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, लेकिन वो सेमी ग्रुप नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करता। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास स्केलर मैट्रिक्सेस का सेट है वो सेमी ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी वो सेमी ग्रुप होगा, उनके अंदर क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती होंगी। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है जी, डेफिनेशन है मोनाइड की। देखें, जब हमने ग्रुपाइड को डिफाइन किया तब हमने कहा कि सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी उस नॉन एम्प्टी सेट को सेटिस्फाई करनी चाहिए। जब हमने सेमी ग्रुप को डिफाइन किया उसके अंदर हमने कहा कि क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ वो एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करे। अब हम मोनाइड की तरफ आ जाते हैं। मोनाइड के अंदर क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ आइडेंटिटी का भी इंश्योर होना ज़रूरी है। ठीक है, कि उस जी जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके अंदर आपको एक ऐसा एलिमेंट लाजमी मिलना चाहिए कि उस एलिमेंट को आप उस जी के किसी भी एलिमेंट की राइट साइड से ऑपरेट करवाएं या लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाएं तो वो एलिमेंट इटसेल्फ ही आना चाहिए, उस जी के एलिमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आपके पास जो ज़ीरो होता है वो ऑर्डिनरी एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी होगी, और 1 जो है वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी होगी, कि इस 1 को आप उस जी के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस जी के एलिमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप 0 को उस जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो उस जी के एलिमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो बेसिकली आपके पास आइडेंटिटी होती है। तो उस जी के अंदर आइडेंटिटी जो है वो भी लाजमी होनी चाहिए। अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो फिर हम उस जी नॉन एम्प्टी सेट को मोनाइड कह देते हैं। ठीक है, हम इसके एग्जांपल कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर जो है, चूंकि हम देख चुके हैं कि ये सेमी ग्रुप है, मतलब क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ इसके अंदर होल्ड करते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट,
तो जो आपके पास सेट ऑफ होल नंबर है इसके अंदर 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है और वो होल नंबर के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डिनरी एडिशन के लिहाज से होल नंबर का जो सेट है वो मोनाइड है। इसी तरह उस होल नंबर के अंदर 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, इसलिए ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मोनाइड कहलाएगा। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे मोनाइड हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के। इनके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी 0 भी मौजूद है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी मौजूद है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n मैंने ले लिया, ये मोनाइड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी है जो कि 0 होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करती। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया n, वो आपके पास मोनाइड है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके अंदर चूंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। इसी तरह सेट ऑफ r नंबर जो है वो भी मोनाइड है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। हमने एक सेट ले लिया पावर सेट किसी नॉन एम्प्टी सेट S का, वो भी मोनाइड होता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और यूनियन। क्यों? क्योंकि अगर हम इंटरसेक्शन के लिहाज से हमने कहा कि आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए उस सेट के अंदर, तो आप उस पावर सेट के अंदर देख सकते हैं कि जो ग्राउंड सेट होता है, ठीक है, पावर सेट से मुराद उसके अंदर जो एस इटसेल्फ सेट पड़ा है जिसको हम ग्राउंड सेट कहते हैं, वो इंटरसेक्शन के लिहाज से आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा कि उस ग्राउंड सेट का किसी भी उस पावर सेट के अंदर किसी भी सबसेट के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो उस सेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्मॉलेस्ट सेट जो भी हम लेंगे वही रिटर्न होगा। तो इसका मतलब है कि जो ग्राउंड सेट है वो इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी का प्ले रोल अदा करेगा। इसी तरह जो आपके पास यूनियन के लिहाज से देखा जाए तो चूंकि पावर सेट है तो पावर सेट के अंदर उस एस का जो मतलब एम्प्टी सेट है वो भी उस पावर सेट के अंदर होता है, तो उस एम्प्टी सेट का आप उस पावर सेट के किसी भी सबसेट के साथ यूनियन लेंगे तो वो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो एम्प्टी सेट जो है वो यूनियन के अंदर जो है वो आइडेंटिटी का रोल प्ले अदा करेगा। ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ तमाम सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस का सेट आप लेते हैं तो वो भी मोनाइड होता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। उसके अंदर भी आपके पास n क्रॉस n आर्डर का मतलब आप ले सकते हैं एक ऐसी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन है तो आप नल मैट्रिक्स जिसका मतलब 0 मैट्रिक्स है वो आप ले सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि आप उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 0 मैट्रिक्स जो है वो आपके पास चूँकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है तो इसलिए वो इस सेट के अंदर बिलोंग करेगी। तो सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो मोनाइड होता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। इसी तरह जो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं वो आपके पास मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट से वो भी मोनाइड होती हैं। ठीक है। इसी तरह आपके पास जो सेट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है वो मोनाइड होता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है। उसके अंदर आपके पास जो 0 मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है वो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा। इसी तरह आपके पास स्केलर मैट्रिक्सेस जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो भी आपके पास मोनाइड होती हैं। उसके अंदर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रोल अदा करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप की। देखें जब हमने ग्रुप वाइड को डिफाइन किया उसके अंदर हमने कहा कि सिर्फ कुलैयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर हमने जब सेमी ग्रुप को डिफाइन किया उसके अंदर हमने कहा कि कुलैयर के साथ एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो। फिर हम मोनाइड की तरफ आ गए। मोनाइड के अंदर हमने कहा कि एसोसिएटिव कुलैयर और एसोसिएटिव के साथ आइडेंटिटी भी इंश्योर होनी चाहिए उसी नॉन एम्प्टी सेट जी के अंदर। अब हम ग्रुप की तरफ आ गए। ग्रुप के अंदर आपके पास चौथी प्रॉपर्टी भी आ जाती है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब ये है कि उस जी का कोई भी आप एलिमेंट लेते हैं फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए प्राइम बिलोंगिंग टू जी सच दैट के ए स्टेरिक ए प्राइम इक्वल टू ए प्राइम स्टेरिक ए इक्वल टू ई। मतलब ये है कि आप जी का कोई भी एलिमेंट ए लेते हैं उस के साथ आपको उसी जी के अंदर एक ऐसा ए प्राइम एलिमेंट ज़रूर मिलना चाहिए कि जिसको आप उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, लेफ्ट से करें राइट से करें, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि उस एलिमेंट का इन्वर्स है।
तो यहाँ पे लिखा है कि द टर्म ग्रुप वाज यूज्ड बाय गैलियस अराउंड 1830 टू डिस्क्राइब द सेट ऑफ परमुटेशन ऑन फिनाइट सेट टू फॉर्म ए सेट क्लोज्ड अंडर कंपोजिशन। तो ये ग्रुप जो है उसकी जो टर्म है सबसे पहले वो गैलियस ने 1813 के अंदर जो है वो यूज़ की सेट ऑफ परमुटेशन जो होती हैं फिनाइट सेट के ऊपर अंडर द कंपोजिशन उनको डिस्क्राइब करने के लिए। तो अब ग्रुप के लिए मैंने कहा कि नॉन एम्प्टी सेट जी है, अगर वो कुलैयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स हाल एलिमेंट का उसी जी के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम उस नॉन एम्प्टी सेट जी को ग्रुप कह देते हैं। यहाँ पे कुछ नोट है। पहला नोट ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है इज़ ऑलवेज इट्स ऑन इनवर्स, कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ ही होता है, क्योंकि आप आइडेंटिटी एलिमेंट को किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। इनवर्स चेक करने के लिए यही कंडीशन होती है ना कि उस एलिमेंट को किसी ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ही ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ ही होता है। इसी तरह जो एडिटिव इनवर्स होता है किसी एलिमेंट ए का उसको हम -a से डिनोट करते हैं, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी एलिमेंट ए का उसको हम a की पावर में -1 इस तरह डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम ग्रुप की कुछ एग्जांपल करते हैं। पहली एग्जांपल है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो आपके पास क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। इसी तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो भी ग्रुप होता है। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप की नोटेशन है कि हम उस सेट को और कॉमा लगा के वो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो लिख कर उसके अराउंड जो है वो स्मॉल ब्रैकेट जो है वो लगा देते हैं। तो ये ग्रुप की नोटेशन है, इस तरह हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सारी आपके पास ग्रुप की एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये सेट जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके पास ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इनके अंदर जो ज़ीरो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता कि आप ज़ीरो को किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है ना, तो आप ज़ीरो को किसी ऐसी मतलब इस सेट के अंदर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता नहीं है कि आप ज़ीरो को उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएं, मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर आपको 1 मिल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ज़ीरो का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, अगर आप इन सेट में ज़ीरो को निकाल देते हैं, ये नोटेशन जो है इसका मतलब है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर आप ले रहे हैं जिसके अंदर ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़ीरो को निकाल के आप इस सेट को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरह आप सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर भी ज़ीरो को निकाल कर, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी ज़ीरो को निकाल कर आप इसको ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरह जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं होता। ये आपके पास मोनाइड था क्योंकि कुलैयर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी तो मोनाइड था, लेकिन ये आपके पास ग्रुप नहीं है। लास्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये फेल प्रॉपर्टी हो जाती है, इस वजह से ये आपके पास ग्रुप नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 मैं एलिमेंट ले लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर, तो 2 का इन्वर्स जो है वो आपके पास 1/2 होता है, मतलब 1/2 को ही अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिलेगा। तो 1/2 जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। इसी तरह अगर मैं एक सेट जी लेता हूँ जिसके अंदर जस्ट 1 पड़ा हुआ है तो ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा। आप इसके ऊपर कुलैयर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इन्वर्स हर जो चारों प्रॉपर्टी हैं वो सेटिस्फाई करवा सकते हैं। इसी तरह सेट में जी लेता हूँ जिसके अंदर सिर्फ 0 पड़ा हुआ है तो ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ग्रुप होगा, आप चारों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सेटिस्फाई करवा सकते हैं। इसी तरह मैं जी एक सेट लेता हूँ जिसके अंदर 1 और -1 पड़ा है, ये भी ग्रुप होता है। इसी तरह मैं एक सेट लेता हूँ जिसके अंदर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पड़ा तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप होता है। इसी तरह मैं अगर एक सेट जी लेता हूँ जिसके अंदर 1 -1 एयोटा और माइनस एयोटा पड़ा है तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप होते हैं। ये बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो इस तरह अगर हम इसको जनरलाइज करें तो nth रूट ऑफ यूनिटी वो भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप होते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको भी डिफाइन करेंगे। तो अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर मैं जी एक ऐसा सेट लेता हूं जिसके अंदर 2 की पावर के इस टाइप के एलिमेंट पड़े हैं कि आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो फिर आपके पास ये जो सेट होगा ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप होगा।
इसी तरह मैं अगर एक सेट जी लेता हूँ जिसके अंदर ई की पावर के इस टाइप के एलिमेंट पड़े हैं कि आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये भी सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप होगा। इसी तरह मैं अगर एक जी नॉन एम्प्टी सेट लेता हूँ जिसके अंदर वो कम्प्लेक्स नंबर पड़े हैं जिनकी अब्सोल्यूट वैल्यू जो मॉडुलस वैल्यू है वो आपके पास 1 आती है, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सेट ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिक्स जो हैं वो भी आपके पास ग्रुप होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, कि हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है हर मैट्रिक्स का। इसी तरह आपके पास जो स्केलर मैट्रिक्सेस होती हैं ये ग्रुप नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो नल मैट्रिक्स होती है जीरो मैट्रिक्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता इस स्केलर मैट्रिक्स के सेट के अंदर। अगर आप इसके अंदर नल मैट्रिक्स को निकाल देते हैं तो फिर ये विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने मज़ीद भी कुछ एग्जांपल लिखे हैं ग्रुप की, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिफ़ाइन भी करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये उनके नाम है हाइजेनबर्ग ग्रुप है, जनरल लीनियर ग्रुप है, स्पेशल लीनियर ग्रुप है, ग्रुप ऑफ क्वार्टिनियन है, ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर मॉड एन है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स है, डाईहाइड्रल ग्रुप है, क्लाइनफोर ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप है, अल्टरनेटिंग ग्रुप जिसको हम ए एन से डिनोट करते हैं। तो ये सारे आपके पास ग्रुप्स ही होते हैं। तो ये ग्रुप्स की एग्जांपल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर जो है इनको हम एक एक करके डिफाइन भी करेंगे और इनको विद एग्जांपल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। तो थैंक यू।